हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी अरारी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं वापस आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट टू सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगी। वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में। इस पेपर में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 पढ़ रहे हैं, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996, जिसमें हम पार्ट 1 आर्बिट्रेशन, पार्ट 2 फॉरेन अवार्ड्स, पार्ट 3 कंसिलेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। माध्यस्थम, विदेशी पंचाट और सुलह के बारे में। इससे पहले कि हम पार्ट 4 सप्लीमेंट्री प्रोविज़न शुरू करें, मैं इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 के बारे में आपको थोड़ा रिवीजन दे देती हूँ। पार्ट 1 में हमने आर्बिट्रेशन के बारे में देखा, यानी कि माध्यस्थम के बारे में। जैसे कि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 इसीलिए वही बना हुआ है कि जो कोई भी ऐसे पक्षकार हैं जिनके बीच में कोई विवाद हो गया है और वो अपने विवादों को न्यायालय में ना जाकर न्यायालय के बाहर किसी व्यवस्था के द्वारा अपने विवादों को निपटाना चाहते हैं, तो वो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 यानी कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत रहते हुए मध्यस्थम के द्वारा या फिर सुलह के द्वारा अपने विवादों को निपटा सकते हैं। मध्यस्थम में एक व्यक्ति होता है जिसको मध्यस्थ कहते हैं। पक्षकारों की आपसी रजामंदी से या फिर न भी किसी एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाता है, जो कि दोनों पक्षकारों के विवादों को सुनकर उनका निपटारा करता है, विवादों को सुलझाता है। ऐसे मध्यस्थों की संख्या विषम ही होगी, सम कभी भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि पक्षकारों की आपसी रजामंदी से तो दोनों ने आपस में तय करके किसी एक मध्यस्थ को अपॉइंट कर लिया, नियुक्त कर लिया, लेकिन दोनों में अगर विश्वास नहीं है तो वो एक अपना लेके आएगा तो हो जाएगी सम। जबकि माध्यस्थम सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थ की संख्या कभी भी सम नहीं होनी चाहिए। तो विषम के लिए जो नियुक्त किए गए मध्यस्थ है दोनों पक्षकारों के द्वारा, वो दोनों मध्यस्थ मिलकर एक अन्य मध्यस्थ को अपॉइंट करेंगे, नियुक्त करेंगे, जिसको हम पीठासीन मध्यस्थ कहेंगे, और तीनों के द्वारा पक्षकारों के विवादों का निपटारा किया जाएगा। इसमें पक्षकारों के बीच में मध्यस्थम करार होना अति आवश्यक है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए मध्यस्थम की कार्रवाई को शुरू करता है, संचालित करता है, दोनों पक्षकारों से अपनी अपनी बात कहने के लिए कहता है, दोनों से सलाह लेता है, मशवरा करता है, और जैसा भी उसको लगता है जो भी सहायता हो सकती है, जैसे कि प्रशासनिक सहायता या किसी अन्य तरीके से वो सहायता लेके, जैसे कि विशेषज्ञ की सहायता, पक्षकारों के विवादों को निपटाता। और ऐसे विवादों को निपटाने पर जो उसके द्वारा दिया गया निर्णय है वो पंचाट कहलाता है। इस तरीके से मध्यस्थम की ये कार्रवाई पूर्ण होती है। फिर भी इसमें सेक्शन 34 एक व्यवस्था बता रखी है आर्बिट्रेशन में कि दोनों पक्षकारों के द्वारा मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय यानी कि पंचाट से वो सहमत नहीं है तो उसको वो सेटिसाइड सेक्शन 34 में करवा सकते हैं। ये व्यवस्था भी दी गई है। पार्ट 2 में हमने विदेशी पंचाट के बारे में देखा। जैसे कि नाम से लगता है विदेशी पंचाट, विदेशी यानी कि भारत के बाहर का। भारत के बाहर की विधि से अगर किन्हीं पक्षकारों के विवादों को निपटाया जाता है और उनके द्वारा दिया गया पंचाट यानी कि निर्णय विदेशी पंचाट कहलाएगा। पार्ट 3 में हमने देखा सुलह के बारे में। सुलह की कार्रवाई मध्यस्थम की कार्रवाई के समान ही होती है, बस इसके अंदर फर्क इतना सा रहता है कि मध्यस्थों की संख्या विषम होती है, जबकि सुलहकर्ताओं की संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है। मध्यस्थ में मध्यस्थम करार होना अति आवश्यक है, जबकि सुलह में करार की ऐसी आवश्यकता नहीं है। आपसी रजामंदी सलाह से भी कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिखित में करार होना आवश्यक है। या सुलह करता, जैसे कि नाम से लगता है सुलह कराने वाला, समझौता कराने वाला, ऐसा व्यक्ति जो दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता कराएगा उसको सुलहकर्ता कहेंगे। ऐसे सुलहकर्ता की नियुक्ति भी पक्षकारों के द्वारा होगी। सुलहकर्ता भी मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही सुलह की कार्रवाई को संचालित करेगा और दोनों पक्षकारों के बीच में विवादों को सुनकर निपटारा करेगा, समझौता कराएगा, और इस प्रकार से सुलह की कार्रवाई समाप्त होगी।
ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मध्यस्थम की कार्रवाई मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट के बाद समाप्त हो जाती है। मध्यस्थम में और सुलह में एक ही बात समान है कि दोनों ही मध्यस्थ के द्वारा और सुलहकर्ता के द्वारा सुलह मध्यस्थम सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार काम किया जाएगा। कार्रवाई उसी प्रकार से संचालित की जाएगी और उसमें एविडेंस एक्ट यानी कि साक्ष्य अधिनियम और सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग किए गए काम प्रभावित नहीं होंगे। आज हम पार्ट 4 देख रहे हैं। इसका अंतिम चरण सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के बारे में, पूरक उपबंध कौन कौन से हैं। इसमें आज मैं आपको सेक्शन 82 के बारे में बताऊंगी। सेक्शन 82 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति। मध्यस्थम सुलह अधिनियम में धारा 82 ऐसी शक्ति के बारे में बात कर रही है जो उच्च न्यायालय को नियम बनाने की है। द हाई कोर्ट में मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट as to all proceedings before the court under this act। मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति दी गई है जो सेक्शन 82 में है। इस धारा के अनुसार उच्च न्यायालय इस अधिनियम के अधीन न्यायालय के समय समक्ष कार्रवाई के बारे में इस अधिनियम के संगत नियम बना सकेगा। जैसा भी सही लगता है उस हिसाब से नियम बनाए जा सकते हैं। इस अधिनियम की धारा 82 उच्च न्यायालय को न्यायालय के समक्ष सभी प्रकार की कार्रवाई के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है, परंतु वे नियम इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ऐसे नियम कोई बना दे जो कि मध्यस्थम सुलह अधिनियम के अनुरूप ना हो। इसीलिए इसमें साफ ही बात कही गई है सेक्शन 82 में कि उच्च न्यायालय अगर कोई नियम बनाता है तो वो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए, विपरीत नहीं होनी चाहिए। इस धारा के अंतर्गत अपील के संबंध में भी उच्च न्यायालय नियम बना सकती है अगर अपील की जाती है तो, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय को, मध्यस्थ द्वारा दिए गए पंचाट को सेटिसाइड अपास्ति कराया जाएगा, उसको चुनौती दी जाएगी, मगर अपील का उसमें प्रावधान नहीं है। लेकिन मध्यस्थ द्वारा दिए गए आदेशों के विरुद्ध अपील हो सकती है, इसीलिए इसमें अपील का ये बात कही गई है कि अपील के लिए कोई नियम बना सकते हैं। परंतु यहाँ ये भी है कि उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति कुछ विशेष क्षेत्रों में ही प्रदान की गई है, पर्टिकुलर क्षेत्र में। इस शक्ति को प्रदान किए जाने का प्रमुख कारण यह है कि जिससे न्यायालय अपने समक्ष मामलों को त्वरित गति से निपटा सके और कार्रवाई सुगम और सरल हो सके। इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो सेक्शन 82 हम पढ़ रहे हैं, इस धारा के अधीन उच्च न्यायालय कुछ मामलों के संबंध में नियम बना सकता है। अब वो कौन कौन से मामले हैं? इस अधिनियम की धारा 8 और 9 के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 5 और 6 के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 6 के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 27, 34, 36, 37 के संबंध में, इस अधिनियम की धारा 39 की उपधारा 2, 3 और 4 के संबंध में बना सकती है। धारा 42 के संबंध में, धारा 43 की उपधारा 3 व 4 के संबंध में, धारा 45 से 50 तक के संबंध में और धारा 54 से 59 के संबंध में नियम बना सकती है। इसमें मैं आपको एक केस बताती हूँ। GOC इनकमाइन बनाम सुभाष चंद्र यादव का केस है 1998 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम इस अधिनियम के हिस्से माने जाएंगे। यानी सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग काम करते हुए हाई कोर्ट अगर किसी तरह का कोई नियम बना दे तो वो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट मध्यस्थम सुलह अधिनियम का ही एक भाग माने जाएंगे। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस, जो आपकी लीडिंग केस भी है, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम NEPC इंडिया लिमिटेड AIR 1999 के मामले में भी ये कहा कि मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित नियमों का अनुपालन न्यायालय द्वारा धारा 9 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए। तो ये दो केस में क्लियर ये बात कही गई है कि सेक्शन 82 के अंतर्गत रहते हुए हाई कोर्ट जो कोई भी नियम बनाएगी उन नियमों के अधीन
रहते हुए कार्य होगा और उन नियमों को इस अधिनियम का भाग माना जाएगा। इसी तरह उच्च न्यायालय को मामलों को अतिशीघ्र निपटाने तथा विवादों की प्रक्रिया को लोगों के लिए सरल और सुगम पहुंचने योग्य बनाने हेतु नियम बनाने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ विरोध में न होकर उसे और अधिक स्पष्ट करने वाली होगी। लेकिन यहाँ ये बात भी है कि जिन मामलों पर उच्च न्यायालय को नियम बनाने की अधिकारिता नहीं दी गई है, वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में जो कोई भी सामान्य प्रक्रिया है, जनरल प्रोविजन है, वो सभी वहाँ पर लागू होंगे जहाँ पे अधिकारिता दी गई है। तो सेक्शन 82 पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात कर रही है कि इस एक्ट के लिए अगर सेक्शन 82 के अंतर्गत हाई कोर्ट कोई भी नियम बनाती है तो उसके अकॉर्डिंग काम होगा और उन नियमों को इस अधिनियम का हिस्सा माना जाएगा। सेक्शन 82 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 83 के बारे में। सेक्शन 83 कहता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज अराइजिंग एंड गिवन इफेक्ट टू द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के बारे में कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 को लागू करने में कुछ जो उत्पन्न कठिनाइयाँ हैं उनका निवारण किस प्रकार से होगा, क्योंकि हम ये एक्ट बढ़ तो रहे हैं, इस एक्ट को लागू करने के लिए अगर किसी तरह की कोई दिक्कत रही तो उसके लिए क्या है, क्या व्यवस्था है। तो इस अधिनियम की धारा 83 में इस अधिनियम को लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों के बारे में या उनके कठिनाइयों के निराकरण के लिए जो कोई भी उपाय हो सकते हैं उस बारे में बात की गई है। और ये धारा सेक्शन 83 ये कहती है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने में कोई कठिनाई पैदा होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित किए गए आदेशों द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाला ऐसा उपबंध बना सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या अत्यावश्यक होना प्रतीत होता हो, यानी कि गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा सबसे पहली चीज़, और उसके लिए कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक होने वाली चीज़ें करेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 2 साल की अवधि की समाप्ति के पश्चात पारित नहीं किया जाएगा, अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से। और ये अधिनियम तो बहुत टाइम पहले प्रारंभ हो गया है, तो अगर किसी तरह की कठिनाई हुई थी तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के 2 साल के भीतर वो कार्य किया जाना चाहिए। इस धारा के अधीन पारित किया प्रत्येक आदेश इसके पारित किए जाने के बाद यथाशक्ति शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उल्लेखित किया जाएगा। जैसा कि इस अधिनियम के लागू होने के पहले पूर्व में भारत में मध्यस्थम विवाचन अधिनियम 1940 प्रभाव में था स्टार्टिंग में, जो कि विवाचन संबंधी नियमों को धारित करता था, परंतु वह अधिनियम अत्यंत पुराना था। इस कारण वह लोगों के आधुनिक विवादों को निपटाने में सफल नहीं हो सका था। 1940 में बहुत सारी कमियां थी जिसको दूर करने के लिए 1996 वाला बना और इसी सफल नहीं हो सका 1940 का, तो इसीलिए इसी के फलस्वरूप भारत की संसद ने उसकी जगह मध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 में प्रतिस्थापित किया, एक नवीन कदम उठाया और एक नवीन न्यू अधिनियम बिल्कुल बनाया। संसद को ये युक्त आशंका थी कि कार्यपालिका को इस अधिनियम को लागू करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, अतः उसने इस नवीन अधिनियम में एक विशेष प्रावधान इन्हीं कठिनाइयों के निवारण करके उसमें जोड़ा। और इस धारा में जो सेक्शन 83 हम पढ़ रहे हैं, इस धारा में सेक्शन 83 में केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि जहाँ इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो वह केंद्रीय सरकार सरकारी गजट में इस अधिनियम को लागू करने में कठिनाइयों को निवारित यानी कि रिमूव करने वाली प्रावधानों की घोषणा करते हुए प्रकाशन करेगी। सेक्शन 83 बनाया इसलिए गया है, लेकिन ऐसी घोषणा इस अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में नहीं होनी चाहिए और ऐसी ही घोषणा इस अधिनियम के लागू होने के 2 साल के अंदर ही की जा सकेगी। अर्थात ऐसी घोषणा करने की अधिकारिता केंद्र सरकार को उस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 2 साल की कालावधि तक की हो सकेगी, उसके बाद नहीं, क्योंकि संसद का मानना है कि इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि काफ़ी लंबी है, जिससे यदि कोई भी कठिनाई जो अधिनियम के लागू होने में हो सकती है वह अवश्य ही उत्पन्न हो सकेगी, जिसका निराकरण केंद्रीय सरकार या जैसा भी हो यथा समय उपयुक्त घोषणा में कर देगी। तो केंद्र सरकार की उक्त घोषणा में विधिक स्थिति यानी कि लीगल पोजीशन जो कोई भी हो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी घोषणा में होता यदि ऐसी घोषणा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही होती और यदि
अनुरूप नहीं होती तो इसे निरस्त किया जा सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि ऐसी घोषणा की केंद्रीय सरकार कोई विधायी कार्य नहीं करती, इसलिए उसे इस अधिनियम में कुछ जोड़ने या घटाने का प्राधिकार नहीं होता। विधायी कार्य है ही नहीं, इसलिए अधिकार भी नहीं है। वह सिर्फ अधिनियम में विद्यमान प्रावधानों का स्पष्टीकरण मात्र प्रस्तुत करती है, जिससे तात्कालिक कठिनाइयों का अविलंब निवारण हो सके। परंतु उक्त धारा यह भी उपेक्षित करती है कि केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रत्येक घोषणा को संसद के दोनों सदनों, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में समक्ष रखा जाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 83 यहाँ पे बिल्कुल नई बात कह रही है कि इस एक्ट में अगर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो उनको दूर करने के लिए क्या किया जाए, वो सेक्शन 83 बताती है, जिसमें कि गजट नोटिफिकेशन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करेगी। बस वो ऐसे कोई कार्य नहीं होनी चाहिए जो कि अधिनियम के प्रतिकूल हो, अगेंस्ट हो, अनुकूल ना हो। आगे की क्लास में हम इसे और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।